हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के जो हमारे 3 कंसेप्ट बच रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के, वो तीनों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है आपका, दैट इज बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है। When an object is immersed in a fluid, it experiences an upward force called a buoyant force. This property is called a buoyancy or the upthrust. अब ये अपथ्रस्ट तो हमने पढ़ा था ना। अपथ्रस्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर में लग रही है, परपेंडिकुलर पोजीशन में लग रही है, तो वो होता है थ्रस्ट। ठीक है, तो इसमें इसका क्या लेना देना है, इसमें इसका ये लेना देना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ किस में डाल रहे हैं, लिक्विड में डाल रहे हैं। ठीक है, इन अ फ्लूइड मतलब हम कोई चीज़ ऑब्जेक्ट जो है एक लिक्विड में डाल रहे हैं, तो उसको क्या मिल रहा है, एक अपवर्ड फोर्स मिल रहा है। किससे मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो बॉयंसी यही हो गया कि अगर हम पानी में कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, अगर हमने एक, आपके पास ये वाटर है, अगर आपने इसके अंदर कुछ भी चीज़ डाली, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप इस पर डालोगे तो वाटर क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स देगा। उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं, जिसको आप बॉयंसी भी बोल सकते हो और अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर पोजीशन में हम एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं। ठीक है, और ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए अपथ्रस्ट बोला गया इसे। ठीक है, परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। आपको एक्टिविटी 10.4 बुक में दे रखी है, हम वो और पढ़ लेते हैं, तो उससे आपको ये कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं, एक्टिविटी 10.4 बॉयंसी की है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल हमें लेनी है, उसके माउथ को जो है वो कैप से आप बंद कर सकते हो, मतलब एयर टाइट स्टॉपर से आप उसे बंद कर सकते हो। फिर एक पानी की बास्केट लो, उसको पूरा फिल कर लो वाटर से। ठीक है, फिर उस पर बॉटल डाल दो उस पानी में, तो आप क्या देखोगे, बॉटल जो है वो फ्लोट कर रही है ऊपर। पुश करो बॉटल को इनटू द वाटर में, तो आप अपवर्ड पुश देखते हो। ठीक है, तो ट्राई इट पुश इट फर्दर डाउन, तो आपको फिर से उसे नीचे पुश करके देखना है, लेकिन वो डीपर और डीपर पुश करोगे तो वो ऊपर ही आ जाएगी बॉटल, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, द अपवर्ड फोर्स exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper. तो जो अपवर्ड फोर्स होगी, उसका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा जैसे ही आप बॉटल को डीपर और डीपर उसको पुश करोगे। ठीक है, तो आप फिर से उस बॉटल को रिलीज़ करोगे तो फिर से वो क्या करेगा, सरफेस पे आ जाएगी बॉटल। तो ये क्या हो रहा है, ये बॉयंसी का आपको एग्जांपल दे रहा है। वो प्लास्टिक बॉटल पानी में आप डालोगे तो सिंपली उस पर अपवर्ड पुश लगेगा तो ऊपर भी वो फ्लोट करेगी। तो इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि डज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन of the earth act on this bottle? If so, why don't the bottle stay immersed in the bottle after it releases? तो यही चीज़ मैं बता रखी है कि अपवर्ड फोर्स लगता है तो उसको हम बॉयंसी कहते हैं। तो द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द बॉटल इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, सो बॉटल जो है वो डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं हम, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, वो उसको अपवर्ड फोर्स दे रहा है बॉटल को। ठीक है, तो इसीलिए बॉटल जो है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली लिक्विड में। अगर आपको उस बॉटल को कम्प्लीटली डालना है तो आपको क्या करना होगा, एक तो अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है बॉटल का वाटर की वजह से, उसको आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करोगे, उसका इक्वल करना होगा। क्या चीज़ें इक्वल करनी है, एक तो अपवर्ड फोर्स और वेट ऑफ द बॉटल, इन दोनों को इक्वल करोगे तो वो क्या होगी, वो अंदर टिप हो जाएगी, बॉटल श्रिंक करने लगेगी। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है बॉटल पे, उसको आप अपथ्रस्ट भी बोलते हो और बॉयंट फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बॉयंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन द फ्लूइड। जब लिक्विड में कुछ भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसे फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस यही था बॉयंसी का कंसेप्ट, अपवर्ड फोर्स लगना किसी चीज़ पर। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, बॉयंसी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। ठीक है, आई होप आपको वो एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बॉयंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसमें बस यही है, अगर आप पानी में कोई चीज़ डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये हो जाता है कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है या फिर वो श्रिंक अंदर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और कब होता है, ये हमें बताना है। ठीक है,
तो ये हमारा डेंसिटी पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? डेंसिटी पे। डेंसिटी पे कि वो कितना ऑब्जेक्ट जो है वो डेंस है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कोई ऑब्जेक्ट श्रिंक और फ्लोट उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से या कम है, ठीक है। तो ये ज़्यादा या कम डेंसिटी होगी तो ये चीज़ बताएगा कि वो फ्लोट करेगा या वो श्रिंक करेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आपकी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं कि, तो मैं वो 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तरफ मैं लिखूंगी कि वो फ्लोट क्यों करता है और एक तरफ मैं लिखूंगी वो श्रिंक क्यों करता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर उसके बाद उसको हम रीड करेंगे और समझेंगे कि क्यों जो है वो फ्लोट करता है, क्यों वो है श्रिंक करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कब वो फ्लोट करेगा और कब श्रिंक करेगा। ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट इन इट। देखो, अगर ऑब्जेक्ट की, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है? लेस है, ठीक है, और पानी की क्या है? पानी की ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? कम है। तो पानी की ज़्यादा है और वाटर का क्या हो गया? कम हो गया, तो इसीलिए वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट दैट हैविंग अ डेंसिटी हायर देन द वाटर श्रिंक इन इट, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ये ज़्यादा होगी, मोर होगी वाटर से, तो वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कॉक, ये वो वाली कॉक है जो शैंपेन बॉटल के ऊपर लगी होती है ना, वो वाली कॉक, ठीक है। फ्लोज इन वाटर, अगर उसको हम वाटर में डालते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या है? कम है पानी से, तो इसीलिए वो क्या करेगा? वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा पानी की। ऑब्जेक्ट दैट हैव डेंसिटी हायर देन वाटर श्रिंक इन इट। इसका एग्जांपल है आयरन नेल। आयरन नेल है, वो वाटर श्रिंक करेगा क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है पानी से, आयरन की, ठीक है। तो यही 2 एग्जाम्पल बुक में भी गिवन है, दैट इज एक्टिविटी 10.5 एंड एक्टिविटी 10.6। दोनों ही आप एक्टिविटी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें भी सिर्फ यही चीज़ गिवन है, छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है कि कॉक को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा, ठीक है। फ्लोट इसीलिए करेगा क्योंकि डेंसिटी कम है उसकी, पानी की ज़्यादा है। आयरन नेल है, उसको हम पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा? वो ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, वो अंदर चला जाएगा, श्रिंक करने लग जाएगा। तो दैट मीन्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई पानी से। तो यही आपको रीज़न देना है अगर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट श्रिंक और फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये बॉयंसी का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बॉयंसी जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो डेंसिटी हो गई, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सेकेंड हो जाती है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसपे डेंसिटी बॉयंसी जो है वो डिपेंड करती है। एक तो डेंसिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि वो फ्लोट करेगी या श्रिंक करेगी, वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की भी और पानी की भी, वाटर की भी, ठीक है। और वॉल्यूम भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। अगर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये था बॉयंसी का कंसेप्ट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आर्चीज के प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आर्ची का प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम। क्या बोलता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स का मतलब आपको पता है कि हम कुछ भी चीज़ अगर लिक्विड में डालते हैं, फुली या फिर पार्शली इन अ फ्लूइड, मतलब लिक्विड में हम डाल रहे हैं, तो उसको क्या मिल रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? अपवर्ड फोर्स, ठीक है। दैट इज इक्वल, जो अपवर्ड फोर्स उस पर लग रहा होगा, मतलब बॉयंट फोर्स जो लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा? द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, उसके उस वेट के इक्वल होगा जो कि अगर हम कुछ भी पानी में डालेंगे ना तो पानी थोड़ा सा बाहर निकलेगा। जो पानी निकला है, जो फॉल किया है पानी उस ग्लास में से, ग्लास में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, ठीक है, उसमें से जो पानी बाहर निकला है वो फोर्स उसके इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्लास है,
ठीक है, ये ऊपर तक भरा हुआ है, क्या टॉप तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देती हूँ, एक कॉइन डाल देती हूँ, ठीक है, तो कॉइन डालूंगी तो कुछ पानी तो बाहर आएगा ही, कुछ पानी क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, कुछ पानी जो बाहर आएगा उसको क्या बोलोगे आप, कि वाटर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्लास। ठीक है, वाटर क्या हुआ है, बाहर निकला है, डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो ये वाला जो वाटर का वेट है, ठीक है, और यहां पर जब कॉइन डाला तो जो अपवर्ड फोर्स लगी, बॉयंट फोर्स लगी, बॉयंसी की फोर्स लगी, वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो आप सिंपली यहां पे लिख सकते हो द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइन, जो कॉइन पे लग रही थी। ठीक है, एक्टिंग ऑन द कॉइन इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर। किस पे डिपेंड करता है, वाटर की क्वांटिटी पे। मतलब आप बोल सकते हो कि वेट ऑफ द वाटर विच फ्लोज आउट फ्रॉम ग्लास, ऑफ ग्लास। यहां पे लिख सकते हो विच फ्लोज आउट ऑफ ग्लास। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है आपको। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया है कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड बाहर निकला है उसके इक्वल होगा वो फोर्स। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इस प्रिंसिपल का कहाँ पर यूज किया जाता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर यूज किया जाता है। तो अगर मैं सबमरीन की बात करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं मैं सबमरीन। ठीक है, सबमरीन में भी ये यूज़ किया जाता है। तो सबमरीन में ना एक टैंक होता है, देखो ये अगर सबमरीन है जो पानी के अंदर रहती है, तो बीच में अगर इसका ये है तो ये साइड साइड में क्या होता है, ये यहाँ पे वाटर फिल करता है। सबमरीन कैसे वर्क करता है, वो ऐसे वर्क करता है कि ये जो होता है साइड साइड में टैंक होता है, इसको बोलते हैं आप बॉयंसी टैंक। तो इसमें क्या होता है, जब वो पानी के अंदर जाना चाहता है ना, तो वो पानी है ना भर लेता है इसके अंदर अगर सी में सबमरीन जाती है तो इसके अंदर है ना पानी क्या कर लेती है, फिल्ड कर लेती है। ठीक है, फिल कर लेती है तो बॉयंसी का जो टैंक होता है वो फिल हो जाता है, इसीलिए वो क्या होती है, अंदर सबमरीन रह सकती है। अगर उसको बाहर निकलना हो तो वो क्या करेगी, अगर उसको पानी के ऊपर आना हो सबमरीन को, तो वो क्या करेगी, वो सारा पानी बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये जो बॉयंसी का टैंक है इसको क्या कर देगी, खाली कर देगी। तो इसके अंदर क्या होता है, बॉयंसी मतलब वाटर जो है वो फिल्ड हो जाता है, इसीलिए इसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सबमरीन का। ठीक है, इतना क्लियर है, इसका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं शिप की बात करूं, अब आप बोलोगे कि शिप में तो ऐसा कोई टैंक नहीं होता है, लेकिन शिप की जो शेप होती है लाइक दिस, इस तरीके की शेप होती है शिप की। ठीक है, तो उसकी शेप की वजह से क्या होता है, वाटर का एक यूनिक शिप का शेप हो जाता है। तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो दैट मीन्स शिप का जो है वो वेट ज़्यादा हुआ, इसीलिए वो क्या करती है, वो फ्लोट करती है। ठीक है, डूबती नहीं है वो। लेकिन सबमरीन को अगर अंदर जाना है तो वो बॉयंसी टैंक भर लेगी, अगर उसे ऊपर आना है पानी की तो वो एम्प्टी कर लेगी उसको पूरे को। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्चिमेडीज प्रिंसिपल जो है वो वर्क करता है। ठीक है, बुक में दो चीज़ और हमें दी गई है, दैट इज लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर का क्या काम होता है, मैं आप लिख देती हूँ, दैट इज लैक्टोमीटर्स का ये काम होता है कि वो डिटरमाइन करता है कि प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ द मिल्क। ठीक है, मिल्क की प्योरिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, इसीलिए वो यूज होता है लैक्टोमीटर। और अगर मैं हाइड्रोमीटर की बात करती हूँ, किसकी, हाइड्रोमीटर की, अगर मैं हाइड्रोमीटर की बात करती हूँ तो वो क्या करता है, वो लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करता है, उसको डिटरमाइन करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि आपको एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में बोला गया है इसी कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हमारा सिर्फ लास्ट बच रहा है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वो और हम देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी का, कि वो कितना डेंस है। ओके, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। मतलब फॉर्मूला बना सकते हो ये आप पूरा,
कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, मैंने आर डी लिख दिया, पूरा लिखोगे रिलेटिव डेंसिटी, अपॉन में चला जाएगा, ऊपर जाएगा सबसे पहले, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी कितनी है किसी सब्सटेंस की, जिसका भी बोला जाएगा, और अपॉन में चला जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हम नीचे लेंगे और जो भी सब्सटेंस हमें गिवन होगा उसकी डेंसिटी हम ऊपर लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इतना क्लियर है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज एंड हैज़ नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट क्यों नहीं होती है ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखो, अगर मैं लेती हूँ डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, अगर मैं निकालूँ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गोल्ड लेती हूँ, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना होता है, दैट इज 9319300, और वाटर की होती है 1000। ठीक है, और इनका जो हमेशा केजी लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, केजी होता है यहाँ पे, तो केजी से ना केजी कट हो जाएगा, केजी से केजी कट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कट करो तो गोल्ड की कितनी निकलेगी, 1 2, दोनों जीरो कट गए, नीचे में बच गया, तो दैट इज ये बन जाता है आपका 19.3। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो गई गोल्ड की, दैट इज 19.3। इतना क्लियर है। तो इसी तरीके से आप निकालते हो, तो ये हमने किसका निकाला था, गोल्ड का निकाला था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई वाटर इज चूजन एज अ रेफरेंस, हम नीचे हमेशा वाटर ही क्यों लेते हैं। इसका आंसर सिंपल सा जवाब है इसका, क्योंकि वाटर जो है वो पूरी अर्थ पे प्रेजेंट है, तो बहुत ही इजी है इवेल्युएट करना डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन रिलेशन टू द वाटर। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, सो इट बिकम easier to evaluate the density of a substance in relation to the water। ठीक है, ये आप बहुत easily लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ रिलेटिव डेंसिटी कैन बी यूज एज मेजर टू डिटरमाइन इन एन ऑब्जेक्ट विल श्रिंक और फ्लोट इन द वाटर। रिलेटिव डेंसिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये मेजर करने के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो श्रिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। सिंपल सी बात है, अगर वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो वो क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा वाटर में। ठीक है, अगर 1 से क्या होगा, लेस होगा, 1 से क्या होगा, लेस होगा, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। सिर्फ आपको इतना याद करना है, 1 से लेस होगा तो फ्लोट करेगा, 1 से ज़्यादा होगा तो श्रिंक करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें भी आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, so it becomes easier to evaluate the density of a substance। ठीक है, in relation to water, in relation to water, ये आपको लिखना है अगर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया तो। देखो, एग्जाम का क्या है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो है नहीं कि यही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्यों हम मेजर करते हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है श्रिंक करेगा या फ्लोट करेगा, क्यों वाटर ही चूज़ किया गया एज अ रेफरेंस के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी आपको पता ही चल गया कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अपॉन अ डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये होता है इसका रेशियो, इसे कहते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। और डेंसिटी आपको पता ही है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ करेंगे, हम एग्जांपल्स भी करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज आपको गिवन है बुक के अंदर वो सभी हम करने वाले हैं। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चंस भी। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एक एक पार्ट मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए। इसके मैं नोट्स बना के ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।